everyone, your teacher Aishu Sharma welcomes you all on the channel चाणक्य गुरु क्लासेस। आज हमारी क्लास 11th कलेक्शन ऑफ डाटा का पार्ट 3 है। जिन्होंने पहले 2 पार्ट नहीं देखे हैं, पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, पहले 2 पार्ट क्लियर कर लीजिए कलेक्शन ऑफ डाटा के, फिर उसके बाद आपको ये थोड़ा सा बेटर समझ में आएगा। आज की हम क्लास में मेथड सर्वे मेथड्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स है सेंसेक्स और सैम्पल मेथड के बारे में, और सैम्पल मेथड के इलेबोरेटेड मेथड्स के बारे में बात करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स क्लास 11 चैप्टर 1 भी कंप्लीट हो चुका है, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। जिन्होंने वो नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिएगा, फिर आपको ये थोड़ी सी क्लासेस थोड़ा बेटर समझ में आएंगी। सो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम अपनी क्लास को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और जो चैनल पर नहीं है और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए क्लास के आने के साथ साथ ही। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के हम टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं, मेथड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सर्वे। हम मेथड्स के बारे में बात कर लेते हैं। हमारे स्टैटिस्टिकल सर्वे के मेथड्स 2 बहुत कॉमन मेथड्स हैं हमारे, सेंसेक्स मेथड और सैम्पल मेथड। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेंसेक्स मेथड की, कि सेंसेक्स मेथड होता क्या है। सेंसेक्स मेथड वो मेथड है जिसमें हम ओवरऑल कैलकुलेशन करते हैं, ओवरऑल स्टडी करते हैं अपनी पॉपुलेशन को। यहाँ पर पॉपुलेशन और यूनिवर्स का मतलब ये होता है कि हम पूरा जिस भी स्टैटिस्टिकल सर्वे कर रहे हैं, जिस भी टॉपिक से रिलेटेड, उसको ओवरऑल यानी कि पूरी तरह से स्टडी कर रहे हैं, उस पॉपुलेशन को, उस यूनिवर्स को, जिस भी स्टैटिस्टिकल सर्वे को हम इन्वेस्टिगेशन को करना चाहते हैं। यहाँ पे वुमन यानी ओवरऑल का मतलब है यहाँ पर पॉपुलेशन और यूनिवर्स। तो ये पर्टिकुलरली हम किसी यूनिवर्स की या पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहे, अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टिगेशन हम पॉपुलेशन और यूनिवर्स की बात कर रहे हैं। सो जब हम सेंसेक्स मेथड की बात करते हैं तो इट मीन्स हम ओवरऑल स्टडी की बात कर रहे हैं। हमने कोई भी एक सिंगल आइटम भी हमने मिस नहीं किए है स्टैटिस्टिकल सर्वे में, हमने कंप्लीट डाटा कलेक्ट किया है। साथ के साथ अगर हम सैम्पलिंग मेथड की बात कर लेते हैं, सैम्पलिंग मेथड वो मेथड होता है जिसमें हम कुछ सैंपल्स सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर हम ओवरऑल स्टडी नहीं करते हैं, यहाँ पर सिलेक्शन करते हैं हम, सिलेक्टिव सैंपल्स। वैसे तो नाम ही बता रहा है कि सैंपल्स के बेस पर स्टडी होती है यहाँ पर, और यहाँ पर ओवरऑल स्टडी होती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कहाँ पर सैम्पलिंग मेथड यूज़ होता है और कहाँ पर सेंसेक्स मेथड। बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर हम सैंपल्स यूज़ कर लेते हैं और बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर हम सेंसेक्स मेथड यूज़ करते हैं अपनी स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी के अंदर। सेंसेक्स मेथड कहाँ यूज़ करते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर हम बर्थ रेट या डेथ रेट या ओवरऑल पॉपुलेशन का जो इंक्रीमेंट है हम ये पता कर रहे हैं, तो इन सारी सिचुएशंस के अंदर हम सेंसेक्स मेथड यूज़ करते हैं। क्योंकि बर्थ रेट के अंदर हम ये नहीं देखेंगे कि पर्टिकुलर स्टेट को मिस कर देते हैं या पर्टिकुलर जो इनकम ग्रुप को हम लेने वाले हैं, सभी इनकम ग्रुप आ जाते हैं उसमें, सभी स्टेट्स आ जाती हैं। ओवरऑल इंडिया का बर्थ रेट आएगा उसके अंदर, यानी कि हर जो भी बच्चा उस समय में, उस ईयर के अंदर, उस जो भी क्वार्टरली या जो भी ईयरली हमने टाइम पीरियड लिया है, उस टाइम पीरियड के अंदर जो भी बच्चा जिसका भी बर्थ हुआ है वो सारे इंक्लूड होंगे। तो इट मीन्स सेंसेक्स मेथड में उस स्टैटिस्टिकल सेंसेक्स को, मतलब उस पॉपुलेशन को, उस यूनिवर्स को पूरी तरह से स्टडी किया जाएगा कि हरियाणा में कितने बच्चे पैदा हुए हैं, महाराष्ट्र में कितने हुए हैं, मध्य प्रदेश में कितने, अलग अलग स्टेट्स में कितने बच्चे पैदा हुए, और सभी को कवर किया जाएगा। तो इट मीन्स दैट इज सेंसेक्स मेथड। सैम्पलिंग मेथड, अब सैम्पलिंग मेथड हम कहाँ यूज़ करते हैं? फॉर एग्जांपल, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी गांव के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पावर है या नहीं है। तो हमने कुछ घर को रेंडमली सिलेक्ट किया और वहाँ से पता किया कि आपके गांव में इलेक्ट्रिसिटी पावर की सप्लाई है या नहीं है। तो घरों से हमें कुछ सैंपल से हमें पता लगा कि नहीं है, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई नहीं है उस गांव के अंदर, उस विलेज के अंदर। तो यानी कि हमें कुछ घरों से जानने से ही, हमें कुछ सैंपल सेलेक्ट करने से ही हमें वो डाटा कलेक्ट हो गया। तो इट मीन्स दैट इज सैम्पलिंग मेथड, हम वहाँ पर सैंपल ही यूज़ कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं सेंसेक्स मेथड के मेरिट्स और डीमेरिट्स की। मेरिट्स के बारे में बात करते हैं फर्दर। फर्स्ट, दैट इज़ रिलायबल एंड एक्यूरेट। हम ये बात करते हैं
कि जो हमारा सेंसेक्स मेथड है वो रिलायबल है और एक्यूरेट है। रिलायबल और एक्यूरेट क्यों है? बिकॉज आप ओवरऑल डाटा कलेक्ट कर रहे हो तो दैट इज़ मोर रिलायबल। ज़्यादा रिलायबिलिटी ज़्यादा होगी, उसकी ज़्यादा एक्यूरेसी होगी उस डाटा के अंदर, क्योंकि आप उसमें कुछ मिस नहीं कर रहे हो। तो इट मीन्स आपके जो डाटा है उसके अंदर प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्टीज और उसके एरर्स कम से कम होंगे। दैट इज़ हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन। हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस का मतलब हमें ऑलरेडी क्लियर होना चाहिए। जब नहीं क्लियर है तो हेट्रोजीनियस का मतलब होता है डिफरेंट, होमोजीनियस का मतलब होता है सिमिलर। हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को कवर करता है मीन्स जो डिफरेंट पॉपुलेशन है, यानी कि अलग अलग एरिया की जो पॉपुलेशन है, यानी कि अलग अलग जो हमारा सर्वे है उसको कवर कर रहा है। यानी कि ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर इनकम ग्रुप या पर्टिकुलर रीजन के बारे में बात कर रहे हैं, हम ओवरऑल कलेक्ट कर रहे हैं तो हेट्रोजीनियसिटी ऑटोमेटिकली आ ही जाएगी उसके ऊपर। लेस बायस्ड है, जब आप सभी डाटा को प्रॉपरली कवर कर रहे हो, कुछ भी मिस नहीं कर रहे हो, तो आपकी बायसनेस मैंने पहले ही पुरानी क्लास में बताया था कि क्या होता है। बायसनेस का मतलब होता है पार्शियलिटी होना। आप कम पार्शियल होगा क्योंकि आप सारा डाटा कलेक्ट कर रहे हो, आप कुछ चॉइस नहीं कर रहे, कुछ रैंडमली सिलेक्ट नहीं कर रहे हो, कुछ पर्पस के साथ सिलेक्ट नहीं कर रहे हो, आप ओवरऑल डाटा सेंसेक्स मेथड में सिलेक्ट कर रहे हो, तो आप लेस बायस्ड हो। नाउ द नेक्स्ट वन इज डिटेल स्टडी। ऑब्वियसली आप सारा डाटा कलेक्ट कर रहे हो तो आप जो स्टैटिस्टिकल सर्वे है उसको डिटेल में स्टडी करने वाले हो, आप कोई सैम्पलिंग मेथड के थ्रू पिक एंड चॉइस नहीं कर रहे हो। सो इट मीन्स ये डिटेल स्टडी के बारे में बात करता है। नाउ लेट्स कम ऑन डीमेरिट्स। बहुत सारे लोग एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी बोलते हैं, मेरिट्स और ड्रॉबैक्स भी बोलते हैं, तो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप बोल सकते हो, मेरिट्स डीमेरिट्स बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। यानी कि विशेषताएं और हानियाँ क्या क्या हैं हमारे सेंसेक्स मेथड की। डीमेरिट्स क्या होंगे? ऑब्वियसली आप सारा डाटा कलेक्ट करने वाले हो तो इट मीन्स वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़्यादा होगा, महंगा होगा आपके लिए, इकोनॉमिकल थोड़ा कम होगा, तो ये एक्सपेंसिव है, ये इसका बहुत मेजर डीमेरिट है। नाउ द नेक्स्ट वन इज टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूमिंग कैसे है? आप जब बहुत सारा डाटा कलेक्ट करने वाले हो, आप ओवरऑल स्टडी करने वाले हो यूनिवर्स की पॉपुलेशन की, मैं फिर क्लियर कर रही हूँ, यहाँ पे यूनिवर्स का मतलब ओवरऑल यूनिवर्स से बात नहीं कर रहा, उस स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी के यूनिवर्स से बात कर रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल की बात हो रही है तो उसको ओवरऑल को हम यूनिवर्स कहते हैं अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। जब आप ओवरऑल डाटा स्टडी कर रहे हो तो वो टाइम कंज्यूमिंग, ज़्यादा टाइम लेगा ही लेगा। नाउ द नेक्स्ट वन, लार्ज मैन पावर। आप जब ज़्यादा जगहों पर जाना पड़ेगा, आपको ज़्यादा स्टडी करनी है तो आपको ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत है ऑब्वियसली, बिकॉज आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टैटिस्टिकल सर्वे के अकॉर्डिंग आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो डाटा है वो कलेक्ट करना पड़ेगा, जो भी डेटा है आपका वो आपको ज़्यादा कलेक्ट करना पड़ेगा। इसीलिए आपको मैन पावर यानी कि लोग जो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन करने वाले लोग हैं वो ज़्यादा चाहिए। यहाँ पर हम जिनसे इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं या जिनका डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं, यानी कि उनकी ज़रूरत ज़्यादा होगी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा एरिया की होने वाली है। नॉट सुटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशन। हमने बात करी है कि ओवरऑल स्टडी करता है ये, तो ओवरऑल स्टडी करने के टाइम पर अगर हमारे पास हम किसी लिमिटेड चीज़ों की बात कर रहे हैं तो ओवरऑल स्टडी थोड़ी हमारी ईजी हो जाती है। बट अगर हम अनलिमिटेड चीज़ों की बात कर रहे हैं, लार्ज इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सेंसेक्स मेथड हम यूज़ नहीं करते, हम सैम्पल मेथड यूज़ करते हैं। जो भी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं वो सैम्पल मेथड को यूज़ करते हैं। जब लार्ज इन्वेस्टिगेशंस करनी होती हैं उनको सेंसेक्स मेथड थोड़ा कम यूज़ करते हैं। बहुत पर्टिकुलर चीज़ें, बहुत स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी होती है जहाँ पर सेंसेक्स मेथड यूज़ होता है। सो नेक्स्ट मेथड पर चलते हैं हम अपने स्टैटिस्टिकल सर्वे के सैम्पलिंग मेथड पर। सैम्पलिंग मेथड ऑलरेडी मैं क्लियर कर चुकी हूँ। यहाँ पे सिलेक्टेड सैंपल्स होंगे, हम यहाँ पर कुछ ही डाटा को सिलेक्ट करते हैं, ज़्यादा डाटा को सिलेक्ट नहीं कर रहे होते, सिलेक्टेड सैंपल्स होते हैं यहाँ पे। इसके भी कुछ फर्दर मेथड्स हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। सिलेक्टेड सैम्पलिंग मेथड यानी कि कुछ सैंपल्स हमने सिलेक्ट कर लिए। फॉर एग्जांपल ये आपका यूनिवर्स है, जब आप इस पूरे यानी कि इस पूरे यूनिवर्स की जो भी आपकी स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी हो रही है, जब आप इसकी ओवरऑल स्टडी कर रहे हो तो दैट इज सेंसेक्स मेथड। जब आप
ये कुछ सैंपल्स की स्टडी कर रहे हो, दैट इज सैंपल मेथड। आप ओवरऑल की स्टडी नहीं कर रहे हो, कुछ सैंपल्स की स्टडी कर रहे हो, दैट इज सैंपल मेथड। क्लियर होगा आई थिंक सेंसिटिव सैंपल मेथड। अब इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात कर लेते हैं। जो उसके मेरिट्स थे वो इसके डीमेरिट्स हो जाएंगे, और जो उसके डीमेरिट्स थे वो इसके मेरिट्स हो जाएंगे। याद करने का एक सबसे बहुत अच्छा तरीका है, मैंने पहले भी वीडियोस में आपको छोटी छोटी शॉर्ट ट्रिक्स बताई हैं याद करने के लिए। और एक बात और, ये जो बोर्ड पे बना हुआ है ये फ्लो चार्ट है। जब भी रिवीजन करनी हो प्लीज़ मेक श्योर दैट आप फ्लो चार्ट से रिवीजन किया कीजिए। बहुत इजी हो जाता है चैप्टर को रिकैप्चुलेट करना। रिवीजन अगर फ्लो चार्ट से होती है तो हम बहुत जल्दी से चैप्टर को रिकैप्चुलेट कर, और याद भी रह जाता है हमको। जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो क्लियरली, जो क्रैम करने की चीज़ें होती हैं वो हम क्रैम इजीली कर पाते हैं फिर। ओके फाइन, मेरिट्स की बात कर लेते हैं। लेस एक्सपेंसिव होता है, हमने वहाँ पे बात करी थी डीमेरिट में कि वो एक्सपेंसिव होता है। यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये लेस एक्सपेंसिव होता है। इसके बाद बात करते हैं लेस एक्सपेंसिव। ऑब्वियसली हम डाटा को ओवरऑल कलेक्ट नहीं करें तो लेस एक्सपेंसिव ही होगा। इसके बाद बात करते हैं मोर स्पीड। जब आप थोड़ा डाटा कलेक्ट कर रहे हैं सैम्पल्स के बेस पे तो आपकी काम करने की जो स्पीड है वो ज़्यादा हो जाएगी, दैट इज़ मोर स्पीड। नेक्स्ट वन, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस का मतलब ये है जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन, उनको एडमिन करना, यानी कि आपका पूरा आपको प्लान करना अपनी सिचुएशन को, इन्वेस्टिगेटर्स के लिए प्लान करना वो थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है उनके लिए, बिकॉज आप सैम्पल मेथड के बेसिस पर सिलेक्ट करने वाले हो अपने डेटा को। आप कोई सेंसस मेथड के बेसिस पर नहीं, ओवरऑल नहीं सिलेक्ट करने वाले। आइडेंटिफाई एरर। एरर्स आइडेंटिफाई कर सकते हो आप। फॉर एग्जांपल आप सैम्पल मेथड आपने यूज़ करा, आपने कुछ सैम्पल सेलेक्ट करे, आपको एरर मिल रहा है तो आप उन सैम्पल्स को ही देखने वाले हो कि किस में एरर है। तो दैट इज़ क्वाइट ईजी फॉर आइडेंटिफाइंग द एरर्स। अगर हम बात कर लेते हैं सेंसस मेथड की तो वहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए एरर्स को आइडेंटिफाई करना। नाउ द नेक्स्ट वन, डीमेरिट्स की बात कर लेते हैं। दैट इज़ लेस एक्यूरेट। वहाँ पर मेरिट था कि हमारा ये एक्यूरेट ज़्यादा होता है, यहाँ पर हमारा वहाँ पे मेरिट था कि वो एक्यूरेट ज़्यादा होता है, और यहाँ पर डीमेरिट ये है कि लेस एक्यूरेट होता है। ऑब्वियसली आप सैम्पल बेसिस पर आप ओवरऑल स्टडी नहीं कर रहे तो आपकी एक्यूरेसी थोड़ी सी कम हो जाएगी। बायस्ड होता है, आप मेथड्स के अंदर पढ़ेंगे, आप किसी पर्पस के अकॉर्डिंग अगर आप कोई अपना सैम्पल सेलेक्ट कर रहे हैं या बायसनेस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर रहे हैं तो सैम्पल अगर बायस्ड हो गया तो जो हमारा स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी है या सर्वे है जो हमारा, वो भी कहीं ना कहीं हमारा एरर फ्री नहीं होगा, एरर्स होंगे उसके अंदर भी, बिकॉज हमने बायस्ड डाटा सिलेक्ट करा है। डिफ़िकल्ट टू सिलेक्ट सैम्पल्स, बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड लोग चाहिए होते हैं। आपको कैसे पता लगेगा आपने जो सैम्पल सेलेक्ट करे हैं वो बिल्कुल सही सैम्पल सेलेक्ट करे हैं? तो आप एक अच्छे इन्वेस्टिगेटर होने चाहिए, एनिमेटर हायर अच्छे करने पड़ते हैं, तो डिफ़िकल्टी होती है हमें सैम्पल्स को सिलेक्ट करने में। स्पेशलाइज्ड नॉलेज, ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू बी ए स्पेशलाइज्ड वन। आप स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी में सैम्पल सेलेक्ट करने में स्पेशलाइज्ड होने चाहिए, तभी आप स्टैटिस्टिकल सर्वे को, स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी को अच्छे से कर पाएंगे, वरना थोड़ी सी आपको डिफ़िकल्टी आएगी ही आएगी। आप सैम्पल्स अच्छे से आप तभी सिलेक्ट कर पाते हो अगर आप स्पेशलाइज्ड हो। सो ये सारे डिमेरिट्स हैं इसके। आई होप अभी क्लियर हो चुका होगा। मैं फिर दोबारा बता देती हूँ, याद करने का एक बहुत ईजी सा तरीका है। जो इसके मेरिट्स हैं वो उसके डीमेरिट्स हैं, और जो इसके मेरिट्स हैं वो दूसरे वाले के डीमेरिट्स हैं। तो क्लियर होगा आई थिंक। अब हम इलैबोरेटेड फॉर्म में मेथड्स की बात कर लेते हैं कि हमारे मेथड्स कौन से हैं, सैम्पलिंग मेथड्स के फर्दर इलैबोरेटेड मेथड्स कौन से हैं। लेट्स टॉक अबाउट द मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड। सबसे पहले बात करते हैं रैंडम सैम्पलिंग। मैं आपको थोड़ा सा किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे आप वो बिजनेस पढ़ रहे हैं, चाहे अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, चाहे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, एक चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आप अपनी माइंड डिक्शनरी में उन वर्ड्स को ज़रूर सर्च कीजिए।
आपकी जो पर्सनल डिक्शनरी होती है, कहीं ना कहीं आपने वो वर्ड्स, आप उनसे अवेयर होते हो। उसके बाद उस वर्ड का मीनिंग समझिए अपने माइंड के अंदर, उसके बाद कंसेप्ट पर जंप कीजिए, तो आपको कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी ज़रूर मिल जाएगी, थोड़ा सा कंसेप्ट समझने में थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। जो भी बच्चे देख रहे हैं क्लास को, सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन करना है, रैंडम क्या होता है। रैंडमली आप बहुत रैंडमली सिलेक्ट कर लिया हमने कुछ भी, या रैंडम मेथड, रैंडम वर्ड हमारे लिए बहुत कॉमन है। मीन्स हमने बिना किसी चॉइस के रैंडमली सिलेक्ट करना है, यानी कि एकदम जस्ट ओनली दैट, रैंडमली टीचर ने किसी बच्चे को खड़ा कर दिया क्वेश्चन आंसर सुनाने के लिए, पिक कर लिया किसी भी चीज़ को, आपने रैंडमली कोई स्टिक पिक कर ली बहुत सारी स्टिक्स में से, दैट इज़ कोई मतलब पर्पस के साथ सिलेक्ट नहीं करी। KBC के अंदर रैंडमली आपका नंबर बढ़ गया, तो ये सारी ये रैंडम सिलेक्शंस होती है। रैंडम का मतलब हुआ मीन्स रैंड ऑटोमेटिकली, किसी लॉजिक के साथ नहीं, जनरली बिना किसी लॉजिक के आपने किसी सैंपल को सिलेक्ट कर लिया। अब रैंडम सैम्पलिंग कैसे कर सकते हैं आप? रैंडम सैम्पलिंग का मतलब यह है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया था कि आप एक विलेज में गए और वहाँ पर आपने जानना चाहा कि इलेक्ट्रिसिटी पावर अच्छी है या सप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है। आपने रैंडमली कुछ घरों से पूछ लिया, आपने ऐसा कोई बायसनेस फॉर्म में तो नहीं पूछा था ना कि पर्टिकुलर पहले 5 घर से पूछना है। आपने पूरे गांव में रैंडमली 100 घर थे, उसमें से किसी 20 घर से पूछ लिया, तो दैट इज़ अ रैंडम सिलेक्शन। सो क्लियर होगा रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है। नेक्स्ट वन, पर्पसिव सैम्पलिंग। पहला मैंने बात करी थी जनरल बेस्ड पे आपने सिलेक्शन कर ली, आपने किसी लॉजिक के बेस पर या किसी सिलेक्शन के बेस पर मतलब किसी पर्पस के बेस पर सिलेक्शन नहीं करी। नेक्स्ट वन, नाम ही बता रहा है, पर्पसिव। पर्पस, आपने किसी पर्पस के साथ सैम्पलिंग, यानी किसी ना कोई पर्पस था आपका, उस बेस पर आपने सैम्पलिंग कलेक्ट करी। फॉर एग्जांपल कोई भी पर्पस हो सकता है, जैसे कि आप कॉमर्स वाले बच्चों को सिलेक्ट कर लेते हो, किसी भी कोई आपका, फॉर एग्जांपल आप कॉमर्सियन हो तो आप अपने फर्दर कॉमर्स के बच्चों को ही सिलेक्ट कर लेते हो। आप मतलब कोई आपके स्कूल में कोई सर्वे हो रहा है या कुछ भी, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि को करिकुलर एक्टिविटीज़, और जो आपके को करिकुलर एक्टिविटीज़ मतलब गेम्स वगैरह, ये सब ड्राइंग वगैरह, उनके डेटा कलेक्ट करना है कि बच्चे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं उन सब चीज़ों में, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और मेन स्टडीज़ में कैसा। तो आपने कॉमर्स के बच्चे ही सिलेक्ट कर लिए, पर्पस के साथ कॉमर्स वालों में से ही सिलेक्ट कर लिया, दैट इज़ अ पर्पसिव सैम्पलिंग। आपने किसी पर्पस के साथ कि कॉमर्स के बच्चों में से ही सिलेक्ट कर लिया, कोई पर्पस था आपका कॉमर्स के बच्चों का जानना। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन, स्ट्रेटिफाइड। ये किस वर्ड से है? ये स्ट्रेटा वर्ड से है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटा का मतलब होता है आपने कुछ ग्रुप्स बना लिए, कुछ स्मॉल ग्रुप्स बनाने, कुछ स्मॉल स्ट्रेटा बना दिया आपने। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मीन्स आपने छोटे छोटे कुछ ग्रुप्स बनाए हैं, और इसको हम मिक्स सैम्पलिंग भी कहते हैं। मिक्स्ड कैसे? जो आपके पहले 2 सैंपल मेथड हैं, यानी कि ये और ये, इनका मिक्सचर होता है इसके अंदर। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में हम रैंडम सैम्पलिंग भी करते हैं और पर्पसिव सैम्पलिंग भी करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कॉमर्स में ये फाइंड किया किन बच्चों के पास मैथ्स एडिशनल सब्जेक्ट है और किन के पास एडिशनल सब्जेक्ट फाइन आर्ट्स या फिजिकल है। बहुत सारे होते हैं, कंप्यूटर्स भी होता है, बहुत सारे होते हैं, बट हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। एडिशनल कौन सा सब्जेक्ट है, मैथ्स है या खाली फाइन आर्ट्स के बारे में बात करते हैं? 2 के बारे, 2 ही चीज़ों को लेते हैं। तो आपको पता लगा कॉमर्स में 50 बच्चे हैं, जिसमें 30 के पास एडिशनल मैथ्स है और 20 के पास फाइन आर्ट्स या वट एवर द स्टैटिस्टिक्स, मतलब आप कुछ भी लिख सकते हो, फाइन आर्ट्स को 30 लिख सकते हो, ठीक है, आप जो भी मानना चाहते हो। तो उसके अकॉर्डिंग आपने स्टेटा सेलेक्ट कर लिया। जो स्टेटा सेलेक्ट किया वो आपने पर्पस से सिलेक्ट किया, क्या पर्पस है आपका। उसके बाद आप ये जानने की कोशिश करो कि इनमें से किन किन बच्चों की एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी अच्छी हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि फाइन आर्ट्स या किन किन बच्चों का स्पोर्ट्स अच्छा है,
हम ये ले लेते हैं क्योंकि फाइन आर्ट्स भी एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी में, या हम कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी चीज़ ले सकते हैं कि किनका स्पोर्ट्स अच्छा है। तो मैथ्स वालों में से कुछ रैंडमली सैम्पल सेलेक्ट कर लिए, मान लेते हैं 5 बच्चे सेलेक्ट करें, 10 सेलेक्ट करने थे और मान लेते हैं यहाँ से 6 करें और यहाँ से 4 कर लिए। तो हमने रैंडमली 6 बच्चे मैथ्स वाले में से सेलेक्ट कर लिए और 4 बच्चे फाइन आर्ट्स में सेलेक्ट कर लिए। तो पहले जब मैथ्स और फाइन आर्ट्स की बात कर रहे हैं हम, मैं दोबारा से थोड़ा सा क्लियर करके समझा देती हूँ आपको कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैं इसके डिमेरिट्स रब कर रही हूँ। स्ट्रैटिफाइड 2 चीज़ों से बना हुआ है, एक तो पर्पसेस सैम्पलिंग और एक हमारा रैंडम। कॉमर्स के अंदर आपने 2 एडिशनल सब्जेक्ट्स के बारे में पता करा, मैथ्स और फाइन आर्ट्स। किन किन बच्चों के पास, ठीक है, 30 बच्चों के पास मैथ्स है और 20 बच्चों के पास फाइन आर्ट्स है। क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? ये आपने पर्पस से सिलेक्ट किया हुआ है, तो दैट इज पर्पसिव सैम्पलिंग आ गया ये आपके अंदर। अब आप ये चाह रहे हो कि किन किन बच्चों का स्पोर्ट्स अच्छा है या किन किन बच्चों ने फेयरवेल में पार्टिसिपेट करना है, किया था या करना चाहते हैं, या कभी ना कभी किसी इवेंट में पार्टिसिपेट किया। मतलब फेयरवेल तो होने वाली है ना, तो दैट इज स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी नहीं कर पाओगे आप। तो किस किस बच्चे ने कभी किसी ना किसी इवेंट में पार्टिसिपेट किया है, स्पोर्ट्स रिलेटेड इवेंट्स में मान लेते हैं जब, ठीक है। अब हमने 6 बच्चे तो मैथ्स के सिलेक्ट कर लिए और 4 बच्चे हमने इसके सिलेक्ट कर लिए, टोटल हमें 10 चाहिए। तो ये हमने रैंडमली सिलेक्ट करे, जो 6 और 4 स्टूडेंट सिलेक्ट करे हैं मैथ्स और फाइन आर्ट्स में से, वो हमने रैंडमली सिलेक्ट करे। तो हमने पर्पसिव सैम्पलिंग और रैंडम सैम्पलिंग दोनों का जो मिक्सचर लिया, दैट इज ए स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। हमारा स्टेटा बना, पहले ग्रुप्स बने, फिर उसमें से हमने कुछ रैंडम सिलेक्शन कर ली, दैट इज स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। आई थिंक क्लियर हो चुका होगा अब आपको। रैंडम और पर्पसिव सैम्पलिंग मतलब नेम से ही समझ में आ जाते हैं क्या मतलब है इनका। स्ट्रैटिफाइड को याद रखना मिक्स सैम्पलिंग भी बोलते हैं, और इस एग्जाम्पल को याद रखोगे तो इजीली कवर हो जाएगा। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या होती है? जब आप किसी सिस्टम से, यहाँ सिस्टम वर्ड यूज हो गया, सिस्टम से सैंपल को सिलेक्ट करते हो। सिस्टम कुछ भी हो सकता है आपका, किसी भी इवन वन। मान लेते हैं अब लॉकडाउन की वजह से स्कूल जब रीओपन होने वाले हैं, तो हम ये ऑर्डर इवन का चल रहा है कि ऑर्डर इवन के अकॉर्डिंग बच्चों को बुला लिया जाएगा अकॉर्डिंग टू रोल नंबर्स। तो इवन बच्चों को बुला लिया जाए, ठीक है। जो इवन बच्चे होंगे उसमें से मान लेते हैं कि हम थोड़ा सैंपल सेलेक्ट करने वाले थे कि इवन कितने आ रहे हैं और ऑड कितने आ रहे हैं। तो सिस्टमेटिक फॉर्म में हमने इवन ऑड पहले करा था, दैट इज सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। इवन में हमने चूज़ करना चाहा, उसके बाद हम सैंपल्स कलेक्ट करेंगे इवन के अलग और ऑड के अलग, दैट इज सिस्टमेटिक। हमने कुछ सिस्टम के थ्रू हमने सैंपल सेलेक्ट करे, या हम ये भी कह सकते हैं मल्टीपल्स ऑफ 5। यानी कि फॉर एग्जांपल क्लास में हमने ये बोल दिया कि मल्टीपल्स ऑफ 5 सभी बच्चे, फर्स्ट 5 स्टूडेंट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5, यानी कि कहने का मतलब ये है 5, 10, 15, 20 और 25 रोल नंबर। ये पहले मल्टीपल्स ऑफ 5, पहले 5 बच्चे वाइवा के लिए आ जाएगी, या किसी भी आप कुछ टेस्ट लेने वाले हो, कुछ भी है, या पार्ट टेस्ट के आपने पार्ट्स बना रखे हैं, इन सबको ए पार्ट मिलेगा, ठीक है। दैट इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। या आपने सिलेक्ट करा कि सैम्पलिंग, किसी भी चीज़ को सैंपल आपने इकट्ठा करना था, किसी भी चीज़ के बारे में आपने जानना था अपनी क्लास के अंदर, तो आपने मान लेते हैं कि एक टीचर के रिव्यूज़ चाहिए, किसी प्रिंसिपल को एक टीचर के रिव्यूज़ चाहिए, तो उसने सोचा कि मैं मल्टीपल्स ऑफ 5 में बच्चों को बुलाऊंगा कि 5 रोल नंबर आ जाओ, 10 आ जाओ, 15 आ जाओ, कि रैंडमली सभी बच्चे, एक तरह से कोई ऐसी बायसनेस नहीं क्रिएट हुई क्योंकि प्रिंसिपल को रोल नंबर्स नहीं पता, और सभी बच्चे इंक्लूड हो जाएंगे, वीक भी और इंटेलिजेंट भी उसके अंदर। सो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग वहाँ पर यूज़ हुई, एक सिस्टम के थ्रू आपने चूज़ किया डाटा। कोटा सैम्पलिंग, कोटा वर्ड बड़ा सुना होगा कि कोटा बेस्ड है ये सब, स्पोर्ट्स कोटा,
अब आई थिंक क्लियर हो गया होगा। जब आप छोटे कुछ ग्रुप्स के बारे में, कुछ पार्ट्स के बारे में, कुछ डिविजन्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, आप कोटा सैम्पलिंग वहाँ पे यूज़ होती है कि फॉर एग्जांपल अभी हम मान लेते हैं कि आप अभी 12th के बाद जो एडमिशन्स होंगे उसके अंदर कुछ कोटाज होते हैं। कोटाज अकॉर्डिंग टू कास्ट भी होते हैं, अकॉर्डिंग टू योर स्किल्स भी होते हैं। स्पोर्ट कोटा भी होता है हमारा, मैनेजमेंट कोटा भी होता है। तो उसके अकॉर्डिंग सैम्पल लेना कि पर्टिकुलर कोटा में, मैनेजमेंट कोटा में कितने बच्चे अबव 90% आए आपके कॉलेज के अंदर, या स्पोर्ट्स कोटा के कितने बच्चे अबव 90% हैं, या जो आपके कास्ट कोटाज हैं उनमें कितने बच्चे 90% अबव हैं। अच्छे कॉलेजेस की बात कर रहे हैं कि कट ऑफ हुई और कितने बच्चे ऐसे हैं जो स्पोर्ट्स कोटा में 90% से ऊपर आए हैं, कितने बच्चे कास्ट कोटास के अंदर आए हैं। तो दैट इज़ कोटा सैम्पलिंग। आई थिंक क्लियर होगा ये भी चीज़। कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या होती है? जब आप किसी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, आप के अकॉर्डिंग ये 4 बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, मेरे लिए यही सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट है कि मैं इनसे डाटा कलेक्ट कर लूँ। दैट इज़ कन्वीनियंस सैम्पलिंग। इनसे ना कलेक्ट करके स्कूल में जाके स्पेशल मैं बच्चों से डाटा कलेक्ट करूँ, दैट इज़ मतलब मेरे लिए जो उनसा कन्वीनियंट है मैंने वहाँ से सैम्पल सेलेक्ट कर लिया। दैट इज़ कन्वीनियंस सैम्पलिंग। सबके कुछ कुछ मेरिट्स हैं, कुछ डीमेरिट्स हैं, बट जो मेन बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो यही है। और मेन बेसिक अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग ही आपका हम सिलेबस को कवर कर रहे हैं। आपका जो सिलेबस है वो अकॉर्डिंग टू प्रॉपरली CBSE और NCERT गाइडेंस चल रहा है। जो CBSE सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है। मैं आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिलेबस का भी, और आपकी स्क्रीन्स पर भी आपको दिख जाएगा आपका सिलेबस क्या है। अभी हम चेकआउट कर लेते हैं, चेक कर लेना आपके आपने सारे टॉपिक कवर कर लिए होंगे कलेक्शन ऑफ डाटा के। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा पर होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और शेयर ज़रूर कर देना। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड।